जी, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की उसकी बात करने जा रहे हैं। तो डार्विन था, ही वाज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1809। ये वो सेम साल था जिसमें लमार्क ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की थी या पब्लिश की थी। अ, जो डार्विन था, जो इसकी आप नाम सुनेंगे, इसकी एक जर्नी है, इसकी एक एक्सपीडिशन है साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन की तरफ, वो बहुत मशहूर है। अब हुआ वहाँ पे क्या, जब ये वहाँ पहुँचा साउथ अमेरिका में, तो ख़ास तौर पे वहाँ पे एक आइलैंड था, गैलापेगस आइलैंड। जो गैलापेगस आइलैंड था साउथ अमेरिका में, इसने देखा कि जो वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ के बर्ड्स हैं, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, ऑल्दो वो साउथ अमेरिकन जो फ्लोराज और फौनाज हैं, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये यूरोप की जो स्पीशीज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट है। अब ये बात उसने क्यों की, जब उसने उनको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि जो इनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ बहुत कम है, यूरोप की और जो गैलापेगस या साउथ अमेरिकन जो स्पीशीज़ हैं उनकी आपस में वो बहुत डिफरेंट है। उसके अलावा उसने ये देखा, जो फॉसिल्स हैं जो उसको वहाँ से मिले गैलापेगस आइलैंड से या साउथ अमेरिका से, वो अपनी मॉडर्न स्पीशीज से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अपनी मॉडर्न स्पीशीज से। तो इस बात ने उसको बड़ा पजल किया। उसने कहा कि ये जो है ना, ये कुछ एवोल्यूशन की तरफ उसका दिमाग गया कि हो सकता है कि एवोल्यूशनरी स्टेप्स इस तरह के हुए हों कि जो इनके प्रीडिसेसर्स थे, जो इनके एंसेस्टर्स थे मॉडर्न स्पीशीज के, वो इनसे कुछ डिफरेंट होंगे, लेकिन एवोल्यूशन की वजह से इनके अंदर ऐसे चेंजेस आए कि जो है वो चेंजेस अब इन नई स्पीशीज के अंदर इस तरह आए कि चेंज हो चुकी हैं। उसने एक बात और ऑब्जर्व की कि जो गैलापेगस पे कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है, लेकिन वो साउथ अमेरिकन जो मेन लैंड है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसने ये सोचा कि हो सकता है साउथ अमेरिका जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि वो कुछ इस तरह का होगा और जो ये वाला हिस्सा ही गैलापेगस का हिस्सा होगा। तो हम इसको कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ कर देते हैं इस तरह। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये अपना साउथ अमेरिकन जो एरिया है, ये वाला सारा मेनलैंड का, यहाँ से, हाँ, इस तरह हुआ होगा कि जो है ना ये वाला एरिया अलहदा हो गया और जो गैलापेगस है यहाँ से टूट के अलहदा हो गया, यूं। ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे थे और जो यहाँ पे थे वो तो पहले तो सिमिलर होंगे, जाहिर है, लेकिन जब इनके दरमियान में डिस्टेंस आ गया तो जो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने अपने आप को इस कंडीशन के हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया और उनके अंदर कुछ चेंजेस इस तरह के आए जो आहिस्ता आहिस्ता इतने बढ़ गए कि वो एक नई स्पीशी की शक्ल इख्तियार कर गए। ठीक है। अब उसने ये कहा, जो उसने डिफरेंट किस्म की जो फिंचेस इकट्ठी की थी, जो गैलापेगस से उसने 13 किस्म की फिंचेस इकट्ठी की, वो आपस में तो काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन डिफरेंट स्पीशी की तरह थी। मतलब उनमें सिमिलैरिटीज तो थी, लेकिन वो एक डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी की तरह लग रही थी। तो उसने कहा, जो जितने भी आइलैंड्स हैं गैलापेगस में, उनमें जो स्पीशीज हैं हो सकता है कि मतलब इनकी जो एंसेस्टर हैं वो सिमिलर हों, लेकिन इनके अंदर इस तरह के चेंजेस आए हों कि वो एक एक जो फिंच है वो अलग-अलग स्पीशी बन चुकी है। ठीक है। अब इस बात को उसने एवोल्यूशन की शक्ल में इस तरह पेश किया अपनी थ्योरी में कि जो है एवोल्यूशन हमें समझ आ जाए। अब लमार्क में और डार्विन की थ्योरी में फ़र्क किस चीज़ का है? लमार्क भी तो बात वही एवोल्यूशन की कर रहा था। अब फ़र्क किस चीज़ का आएगा वो हमने देखना है। जो लमार्क था वो बात कर रहा था इंडिविजुअल एवोल्यूशन की। मार्क बात कर रहा था इंडिविजुअल एवोल्यूशन की। लेकिन जो हमारे पास है डार्विन, वो इंडिविजुअल एवोल्यूशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है पॉपुलेशन की एवोल्यूशन की। ठीक है, एक पूरी पॉपुलेशन की एवोल्यूशन की। अब जो डार्विन ने बात की, हम उस थ्योरी को एक दफ़ा पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि एवोल्यूशन में उसने कहा क्या है। उसका पहला पॉइंट था, वो ये था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन।
डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से मुराद ये है, जो डार्विन था वो यकीन रखता था इन परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ से मुराद क्या है, इस बात को समझते हैं। स्पेलिंग इसको गलत कर दी है, पियर्स नहीं था, परसीव्ड है, परसीव्ड यूनिटी इन लाइफ। इस बात का मतलब क्या है, उसने कहा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसने कहा वो आपस में कुछ ना कुछ किसी हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पास्ट में इनका कोई ना कोई सेम या कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल उसने मिसाल दी एक ट्री लाइक, जो उसने जो हिस्ट्री है उसको इमेजिन किया एक ट्री की तरह, कि जिसकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांचेस होंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर ये एक ट्री होगा ये वाला, अब इसकी आगे ये ब्रांचेस निकल गई, ठीक है। अब इन ब्रांचेस से आगे मजीद ब्रांचेस निकलेंगी, अब इन ब्रांचेस से आगे मजीद ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। इस तरह ये ब्रांचेस आगे चलती जाएंगी। अब हो सकता है कि इनमें जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो एक एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है इसमें और इसमें कुछ हद तक कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो, कोई डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन डार्विन ने कहा कि इस स्पीशी का और इस स्पीशी का ओरिजिन एक ही है, तो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो इस ट्री को जन्म दे रहा है। उसने कहा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का जो एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं पास में जाके एक ही हो जाता है, उनका एंसेस्टर कॉमन ही हो जाता है, ठीक है। दूसरी उसने बात की नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन की। अब नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन से मुराद क्या है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं इसमें हमारे पास टोटल 4 चीजें आती हैं, ठीक है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा लिख के आपको समझा भी दूंगा मैं। जो नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन से मुराद क्या है, डार्विन ने कहा जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं डिफरेंट किस्म की, उनसे बनती है पॉपुलेशंस, ठीक है। अब वो पॉपुलेशन जो ज़्यादा बेहतर होगी, जो बेहतरीन होगी, जो ज़्यादा अच्छी होगी, वो उस एरिया में अडेप्ट कर जाएगी, अडेप्ट करके वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करवाएगी, रिप्रोड्यूस करवाएगी, जो उन रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल कर सकेगी, जो उनमें से बेस्ट होगी, ठीक है। अब इस बात से मुराद क्या है, इस बात से मुराद ये है कि एक जगह पे डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक जगह पे प्रेजेंट हैं जीब्राज और एक साथ हैं जिराफ्स। अब वहां पे जमीन पे घास नहीं है, छोटे पौधे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब होगा यूं कि सिर्फ बड़े पौधे वहां पे मौजूद हैं, तो जो जिराफ्स होंगे उनके लिए सर्वाइवल बहुत आसान होगा, ठीक है। लेकिन जो जीब्राज होंगे उनके लिए उस इलाके में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जो जिराफ्स होंगे वो आगे अपनी स्पीशीज को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, रिप्रोड्यूस कर सकेंगे और अपने आप को उस लिहाज से अडेप्ट करेंगे उस इलाके के अंदर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, जो जीब्राज होंगे वो तो शायद अडेप्ट ना करें, हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं। अब दूसरी बात इसमें है कि एक ही सिंगल पॉपुलेशन के अंदर होगा क्या, जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में इस तरह स्ट्रगल करें कि जो उनमें से फिटेस्ट हो वो सरवाइव करे और जो बाकी हैं वो खत्म हो जाएं। अब इस बात को समझते हैं, इस बात का मतलब क्या है। इसमें हमारे पास मैंने आपको कहा 4 चीजें हैं। पहली बात है, जो पहला पॉइंट है वो है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन से मुराद क्या है, ओवर प्रोडक्शन से मुराद ये है कि एक इन्वायरमेंट में अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 10 हमें चाहिए ऑर्गेनिजम्स, और रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 50 ऑर्गेनिज्म या 100 ऑर्गेनिजम्स या 500 ऑर्गेनिजम्स, तो इसको कहते हैं ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन होगी तो जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास,
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगी। इस बात का मतलब क्या हुआ कि कुछ जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो सर्वाइव कर सकेंगे, जाहिर है उन उन चीज़ों के लिहाज से जो उनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो उनको बाकी सहूलियात मैसर हैं, उसके लिहाज से वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, स्ट्रगल करके अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को मनवा लेंगे। लेकिन जो वो ऑर्गेनिजम्स, वो इंडिविजुअल्स जो कि उसमें फिट नहीं हो रहे होंगे, जो उस चीज़ के लिए बेहतरीन नहीं होंगे, वो स्ट्रगल करते रहेंगे और शायद वो ख़त्म हो जाएं। अब इस बात का मतलब क्या है? अब जब रिसोर्सेज कम हों और इंडिविजुअल्स ज़्यादा हों, तो उसमें स्ट्रगल बहुत बहुत बढ़ जाती है और उसके अंदर से जो फिटेस्ट होगा, जो बेहतरीन होगा, सिर्फ वो आगे जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है वो रैंडम नहीं है, वो डिपेंड कर रही है इस बात पे कि जो हेरिडिटली जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर सलाहियतें हैं, वो कितनी हैं। अगर तो वो सर्वाइव करने के लिए इतनी ज़्यादा उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो सर्वाइव कर सके, वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेंगे और वहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो लेस फिट होंगे या जो अनफिट होंगे उस एनवायरनमेंट के लिहाज से, वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट है वो वाले ऑर्गेनिजम्स को चूज करेगा जो कि उस एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोज ऑर्गेनिजम्स whose inherited characteristics fit most best फॉर देयर एनवायरनमेंट दे एग्जिस्ट। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होंगी, वो अनफिट होंगी अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो एनवायरनमेंट है वो सिलेक्ट करेगा कि किसको सर्वाइव करवाना और किसको नहीं करवाना। ठीक है। जो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से बेहतरीन होगा वो सर्वाइव कर जाएगा और जो बेहतरीन नहीं होगा वो शायद ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो इसी चीज़ से एवोल्यूशन निकलेगी ना, कि वो वाली करेक्टरिस्टिक्स जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट ने वो चूज़ की और उनको फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब वो जो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब वो अगली जनरेशन में जाएंगी तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी सर्वाइव करने के अंदर। ठीक है। तो इसी चीज़ से जो है ना वो नई स्पीशीज़ हैं वो इवॉल्व होंगी और वो स्पीशीज़ जो कि वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फोर्थ हमारा पॉइंट है वो यही है कि एवोल्यूशन कैसे होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सोचें जिस तरह आदमी यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, के आर्टिफिशियल सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसी तरह जो नेचुरल सिलेक्शन है वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो ऑर्गेनिजम्स चूज़ करेगी जो कि उसके लिए बेहतरीन होंगे। ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब हम डिस्कस करेंगे नियो डार्विनिज्म को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।